Hello everyone, welcome to my channel BioFingerprints. In our last video, we have seen that blood helps the food to get reached in every part of the cell, right? तो ब्लड का तो बहुत ही बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। तो बॉडी को एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत होती है ताकि ब्लड सही से बॉडी में फूड, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये सब ट्रांसपोर्ट कर सके। तो वो जो पंपिंग ऑर्गन होता है वो होता है हमारा हार्ट, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी वर्क करता है, राइट। अब जगह जगह बॉडी में जो ब्लड पहुंचाने वाले नेटवर्क होता है हम उसको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। और अगर कहीं पर भी कुछ मेंटेनेंस की नीड होती है तो इस पूरे सिस्टम में तो उसके लिए प्लेटलेट्स होते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल। सो हियर आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और सब टॉपिक्स आप कह सकते हो जो हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ने हैं। Components of blood, RBCs, WBCs, blood platelets, structure of human heart, parts and their functions, double circulation, pulmonary and systemic and its advantage, arteries, veins, capillaries, lymph, transportation of food, water and minerals in plants, xylem and phloem, transpiration and its advantages, structure of stomata. तो इतने सारे सब टॉपिक्स हमारे इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस भी आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी जितने भी इस टॉपिक में से आते हैं वो सारे इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन में मैंने कवर किए हैं। सो हियर आर सम प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक और ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे। सो प्लीज फाइंड द लिंक ऑफ वीडियोज on nutrition and respiration with related NCERT questions and previous years board questions with their explanation in the description box. So let's discuss about the transportation system. तो transportation system जो humans में काम करता है, right? उसके लिए जो components होते हैं उसमें वो होता है blood, heart. ये दो चीजें बहुत important होती हैं, right? तो जो heart है तो ये हमारा pumping organ होता है। जो हार्ट का साइज होता है वो आपकी एक फिस्ट जितना होता है, आपकी एक मुट्ठी जितना होता है। तो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़ लेते हैं, राइट। सो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट। सो व्हाट अबाउट आरबीसीज? रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, दे आर बाइकॉनकेव इन शेप, मेड इन द बोन मैरो पार्ट ऑफ द बोन्स। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज रिच इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का रोल हमें पता है, हम लोग लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। इट बाइंड्स ऑक्सीजन, राइट। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में तो हमें अनीमिया हो जाता है। एंड सेकेंड, साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द सेल्स एंड द ब्लड। मैच्योर आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता और सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। ऐसा इसीलिए होता है कि जिससे आरबीसी के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेस मिल सके हीमोग्लोबिन के लिए और वहां पर ऑक्सीजन का मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, they are made in bone marrow part. Number 2, part of body's immune system. So it is considered as the part of body's immune system. ऐसा इसीलिए क्योंकि ये हमें बहुत सारे डिजीजेस से फाइट करने के लिए कैपेबल बनाता है और यही रीजन है कि हम उन्हें सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं। नेक्स्ट, ब्लड प्लेटलेट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स एंड दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या कि जैसे कभी आपको कभी ब्लीडिंग होती है, कोई पार्ट बॉडी का इंजर्ड हो जाता है तो क्या होता है एक टाइम के बाद वहां पर ब्लीडिंग होनी स्टॉप हो जाती है। सो दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। तो वहां पर ब्लड प्लेटलेट्स काम करते हैं। सो ब्लड प्लेटलेट्स आर मेड इन आवर बोन मैरो एंड बोन मैरो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अ स्पॉन्जी टिश्यू इन बोन्स। इफ अ ब्लड वेसल इज डैमेज्ड, the body sends signal to platelets which cause them to travel to the injured area। और फिर क्या होता है वहां पर प्लेटलेट्स पहुंचते हैं उस साइट पर और फिर वहां पर वो एक क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाती है और एक क्लॉट बन जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। सो दिस इज हाउ ब्लड क्लॉट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर एक नॉर्मल ब्लड वेसल का केस है एंड व्हेन इट गेट्स इंजर्ड तो ये यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है, राइट, ब्लड फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, यहाँ पर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है और जिसके बाद अब ब्लीडिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, ब्लड यहाँ से बाहर
नहीं जा रहा, इट मीन्स कि ब्लड क्लॉट हो गया है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में ये एक ऐसा सब टॉपिक है जिसमें से बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले आप जो 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के आप उसको समझ लो। सो इन आवर हार्ट देयर आर 4 चैम्बर्स, 2 ऑरिकल्स जिसको आप आर्ट्रियम भी कहते हो एंड 2 वेंट्रिकल्स। So upper 2 chambers are known as auricles and lower 2 chambers are known as ventricles, right? So इसमें blood flow बहुत important है कि blood कैसे flow करता है, पहले कहाँ जाता है और फिर कहाँ जाता है। तो ये जो पूरा track है ये बहुत important है, इसको हम simple explanation में देखते हैं। So this is the flow chart। यहाँ पर ये जो arrow की direction है ये इंडिकेट करती है कि ब्लड फ्लो कहाँ हो रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी ऑर्गन्स में हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, राइट? और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जा रहा है इसको जो कैरी करने वाली आर्टरी है वो है ऑर्टा या एओर्टा। आप इसको ऑर्टा या एओर्टा दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बॉडी ऑर्गन्स में जाना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है जिससे आपकी बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंच पाए। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, फिर किडनी उसे फिल्टर करती है तो उसमें से कुछ इम्प्योर ब्लड अलग हो जाता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, ये सब कुछ इम्प्योर चीजें होती हैं। तो ये इम्प्योर ब्लड उससे अलग हो जाता है जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर पहले आप देखोगे यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा था, अब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा है। इसका मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब फिल्टर हुआ किडनी के थ्रू, किडनी ने कुछ इम्प्योर ब्लड निकाला, तो जो वो इम्प्योर ब्लड होगा उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे और ये मेन वेना कावा जो होगी वो कैरी करेगी। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड फ्लो करेगा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यही सेम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा। लंग्स का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लंग्स क्या करेगा? लंग्स इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को चेंज करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। लंग्स का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। और पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी, तो यहाँ पर जो पल्मो वर्ड है ना ये है ही लंग्स से रिलेटेड। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा? पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाके चेंज हो जाएगा और अब ये हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब ये कैरी करेगी पल्मोनरी वेन। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ आएगा? अब ये एंटर करेगा लेफ्ट आर्ट्रियम पार्ट में हार्ट के। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरी एओर्टा की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगा आपके बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स में और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होती रहेगी। अब यहाँ पर 2 तरह के सर्कुलेशन है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन circulatory system is a double circulatory system because it comprises of 2 separate circuits. 2 separate circuits कौन से हैं इसके? एक है pulmonary circulation, एक है systemic circulation। जो इतने पार्ट में हो रहा है ना जहां पर lungs involved है, ठीक है, उस पार्ट को हम pulmonary circulation कहेंगे और ये जो बाकी जो पार्ट है उसको हम systemic circulation कहेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है that is that why are the walls of ventricles, ये वाली जो ventricles होती है इनकी walls ज्यादा thick क्यों होती है आर्ट्रियम से? Because they have to receive blood जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। So because they have to receive blood from upward chambers आर्ट्रिया, तो जो ब्लड यहाँ पर नीचे आता है वो बहुत हाई प्रेशर के साथ होता है और जिससे कि इन ये जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये उतने हाई प्रेशर से कोलैप्स ना कर जाए, इसी की वजह से उनके जो चैम्बर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, कंपैरेटिवली थिक होते हैं राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम से। दिस इज अनदर पिक्चर जस्ट टू शो यू द सिस्टमिक सर्किट एंड पल्मोनरी सर्किट। तो इस सर्किट में अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर डबल सर्कुलेशन इसको क्यों कहते हैं? इसको डबल सर्कुलेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे हार्ट में जो ब्लड होता है वो 2 टाइम्स एंटर करता है। एक तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, फिर वो सर्कुलेट होता है, फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी एंटर करता है, फिर वो सर्कुलेट होता है। तो ब्लड कितनी बार हमारे हार्ट के चैम्बर्स में एंटर करता है? 2 टाइम्स। सो देयरफॉर इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। नाउ
there are some advantages of double circulation over single circulation. So basically it prevents the mixing of oxygenated blood and deoxygenated blood. ये हम लोगों ने अभी डबल सर्कुलेशन में देख लिया कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बिल्कुल सेपरेट करता है, मिक्स नहीं होने देता. नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स बॉडी एफिशिएंसी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं दे कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स इन विच देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट, बाहर के टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, तो उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं and they can tolerate the mixing of oxygenated blood and deoxygenated blood. But humans or birds, mammals और birds उसको नहीं बेयर कर पाते, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं. But yes, some fishes they have single circulation since they have only 2 chambered heart. So here are some major heart parts with their functions. Now let's see the tricuspid valve and mitral valve. Tricuspid valve, it is present between right atrium and right ventricle, and mitral valve, this is present between left atrium and left ventricle. So ये जो tricuspid valve और mitral valve है, इनका function क्या है? This is the most important question for board exams. So इनका function ये है कि ये जो blood यहाँ से यहाँ enter करता है under high pressure, यहाँ से यहाँ, तो ये वाला ब्लड यहाँ पर पहुंचने के बाद वापस बैकफ्लो ना हो जाए, तो इसीलिए उसको प्रिवेंट करते हैं ये वॉल्व्स. नाउ सी सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस. डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी? तो ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस, पेज नंबर 110. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स? What are the functions of these components? This also we have already covered. Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? This also we have already covered. Now come to the structure of arteries, veins and capillaries. So arteries are the blood vessels that carries oxygenated blood from heart to various organs except pulmonary artery. And what are veins? Veins are the blood vessels that carries deoxygenated blood from various organs back to the heart except pulmonary vein. And capillaries, very narrow fine blood vessels that are red in color and bring about the exchange of materials between blood and surroundings. Number 2, arteries, they are deep seated. Veins are superficially located. वो थोड़ी ऊपर की तरफ उभरी हुई होती हैं और आपको easily दिख जाती हैं. तो जो आपकी बॉडी में आपको ब्लू कलर की जो दिखती हैं ये veins होती हैं. Next, capillaries. Capillaries form a network inside body organs. Arteries, blood flows with a great pressure in arteries, and in veins blood flow with a low pressure. Capillaries, blood flows very slowly in the capillaries so as to facilitate the exchange of substances. So because of this, that blood flows in arteries with a great pressure. The walls of arteries are thick and elastic so that कि वो इतना pressure bear कर सकें, and they have a narrow lumen. In veins, because of this, because blood flows with a low pressure, walls of veins are comparatively thinner and little elastic. They have a wider lumen. Lumen means उसके बीच का जो space होता है उसको आप lumen कहते हो. Capillaries have one cell thick cell wall and a narrow lumen. Now see some board questions. Write the functions of walls present in between artery and ventricle. This question we have already covered कि वो backflow को prevent करती है. Write one structural difference between the composition of artery and veins. अभी हम लोगों ने इन दोनों के differences पढ़ लिए हैं. Trace the movement of oxygenated blood in the body. So indirectly ये आपसे double circulation पूछ रहा है, वहां पर ऑक्सीजन का फ्लो पूछ रहा है. आप पूरा डबल सर्कुलेशन भी वहां पर उसी फ्लो चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो. एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस still we have to cover. Now come to another topic, that is lymph. So lymph is a fluid which is also involved in transportation. Okay, तो lymph को आप टिश्यू फ्लूइड भी कहते हो. सो हाउ डज दिस फ्लूइड फॉर्म? जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें कुछ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं. उन पोर्स में से प्रोटीन्स, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स बाहर निकलने लगते हैं. वही लिम्फ होता है जिसमें वो सब कुछ प्रेजेंट होता है और ये बिल्कुल कलरलेस होते हैं और प्रोटीन भी बिल्कुल कम होता है इसमें. सो लिम्फ फ्लोज इन लिम्फेटिक
capillaries. These are the lymphatic capillaries, ये जो green वाली आपको दिख रही हैं, right? And when these lymphatic capillaries join, they form lymph vessels, and lymph vessels open into the venule or veins. Next is transportation, और इसको ही हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं प्लांट्स में. सो व्हाट इज दिस? इट इज द सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, फूड, वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर बाय जाइलम एंड फ्लोएम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हम इनको कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को. तो प्लांट्स में हमारी तरह, ह्यूमन बीइंग्स की तरह वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता जिसमें हार्ट, कैपिलरीज और ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं. तो वहां पर जाइलम और फ्लोएम होते हैं. सो प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, जाइलम एंड फ्लोएम. एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस? जाइलम transports water and minerals from the roots to different parts of the plant, and phloem transports sugar and amino acids dissolved in water. तो इसको आप प्रिपेयर्ड फूड भी कह सकते हो कि जो शुगर और अमाइनो एसिड्स जो वाटर में डिसॉल्व्ड होते हैं उसको लीफ से एंटायर प्लांट तक सप्लाई करना. कहां से कहां तक? टिप टू बॉटम. और इसीलिए बोला जाता है कि टिप टू बॉटम है, इसीलिए द मूवमेंट ऑफ फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल. ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है. So here is the process of transport of water and minerals in plants. और यही हमारा ascent of sap भी इसी में ही कवर हो जाएगा, ये वाला टॉपिक भी. So root hairs absorb water and minerals from the soil. So water goes upward by diffusion. Diffusion कौन सा process है? Diffusion is the process in which there is the transportation of molecules is involved from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Now these water and minerals goes up from cell to cell. और अब हम उस प्रोसेस को कहेंगे osmosis. So osmosis क्या होता है? It is the transportation of molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration with the help of semi-permeable membrane. So here semi-permeable membrane is the outer part of the root. ओके तो यहाँ पर जब ये ऑस्मोसिस की हेल्प से पहुंचता है और ये रूट जाइलम तक पहुंचता है तो यहाँ पर प्रेशर बहुत हाई होता है. और यहाँ पर जो ये प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है, प्रेशर डिफरेंस भी जनरेट होता है, उसकी वजह से जो वाटर होता है that flows up into the leaf, and the removal of excess water from the aerial parts of the plant is known as transpiration. That is known as transpiration. So basically transpiration is a loss of excess water from the aerial part of the plants in the environment. So there are two functions of transpiration, we'll discuss later. तो ascent of sap किसे कहते हैं? ascent of sap उसी को कहते हैं जिसमें water molecules नीचे से ऊपर की साइड ट्रेवल करना स्टार्ट करता है. water molecules आपस में एक दूसरे को पुश करते हुए ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं और जो water molecule ऊपर की साइड पहुंच चुका होता है वो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से एक्सेस वाटर वहां से लीव्स में से या कोई स्टेम में से किसी भी एरियल पार्ट में से प्लांट बॉडी से रिमूव होना स्टार्ट करते हैं और उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. और ये जो पुश करने का जो प्रोसेस होता है ना कि वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को पुश कर रहे हैं ऊपर क्लाइंब करने के लिए, हम उसी को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सक्शन प्रेशर भी क्रिएट होता है क्योंकि जाइलम वेसल्स जो टॉप पर थे उनका प्रेशर ट्रांसपिरेशन की वजह से और भी कम हो जाता है. तो वाटर पुल्ड अप थ्रू जाइलम vessels and this process is repeated. Now there are two advantages of transpiration. It provides cooling in plants क्योंकि excessive water तो plant body से remove हो रहा है. तो सेम ये वही प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में स्वेटिंग के टाइम पर होता है कि आपकी बॉडी में स्वेटिंग होती है, इवेपोरेशन होता है और आपकी बॉडी को एक कूलिंग सेंसेशन मिलती है. नेक्स्ट, पंपिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस. क्योंकि ट्रांसपिरेशन और एसेंट ऑफ सैप आपस में रिलेटेड है तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुश करते करते वो ऊपर की साइड क्लाइंब करते हैं. सो हियर इज अ लर्निंग एक्टिविटी फॉर यू. ये आप घर पर जरूर ट्राई करना. इसमें होता है क्या कि इसमें आप सबसे पहले एक प्लांट को पॉली बैग से कवर करना. कीप इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर 15 to 20 मिनट्स और आप देखोगे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स पॉली बैग पर आ जाएंगी अंदर की साइड, विच शोज दैट ट्रांसपिरेशन हैज हैपेंड, दैट इज लॉस ऑफ वाटर. क्योंकि वो एनवायरमेंट में तो नहीं इवेपोरेट कर पाएगा, ट्रांसपायर आउट कर पाएगा क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर पॉली बैग लगा दिया. तो इस ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को समझने के लिए आप ये वाली एक्टिविटी जरूर करके देखना. नाउ हियर इज अनदर एक्टिविटी फॉर यू. तो इससे ये पता चलेगा आपको कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्लांट में. यहाँ पे आप किसी भी प्लांट को एक डाई में एक कलर्ड सोल्यूशन में डिप करके रख सकते हो. उस सोल्यूशन को आप थोड़ी देर बाद देखोगे
प्लांट में एटलीस्ट 2 to 3 days के बाद कि वो ऊपर राइज करना स्टार्ट करता है, और ये जो आपकी जो टिप है ये प्लांट की, ये पूरी ही रेड कलर की हो जाएगी, जैसा कि आपका ये सोल्यूशन है। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, नीचे से जो भी चीजें होती हैं वो रूट्स के थ्रू ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है, और इसी प्रोसेस को आप ट्रांसपोर्टेशन कहते हो। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। वी हैव ऑलरेडी सीन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ प्लांट। अब हम देखेंगे कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, फूड कैसे ट्रेवल करता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, राइट। सो फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू है दैट इज फ्लोएम। सो इसमें एनर्जी की नीड होती है, लेकिन और वो एनर्जी मिलती कहाँ से है, वो एनर्जी मिलती है एटीपी मॉलिक्यूल्स से। तो इसी एनर्जी की वजह से लीव्स में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड फ्लोएम के सीव ट्यूब्स वाले पार्ट में जाता है, और सीव ट्यूब्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे वाटर अंदर की साइड मूव करना स्टार्ट करता है और प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग फूड मूव करना स्टार्ट करता है। नाउ हियर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem carries water and minerals from roots to leaves. Phloem carries food materials from the leaves to the growing parts of the plant. Not to the growing parts, but yes, to rest of the parts of the plant also. It is composed of dead cells. It is composed of living cells. Xylem has a thick cell wall. Phloem has a thin cell wall. Xylem, its cells are impermeable to water. Phloem, its cells are permeable to food components. Xylem, its cells are made up of lignin. Phloem, its cells are made up of cellulose. Xylem, it gives mechanical strength to the plant, and phloem does not give mechanical strength to the plant. And now the movement. So the movement in xylem is unidirectional, and the movement in phloem is bidirectional. So this we have already discussed. Now see some NCERT questions on page number 110. What are the components of the transport system in highly organized plants? So we have already covered how are water and minerals transport in plants. This also we have already covered. Question number 3, how is food transported in plants? This also we have already covered. Now come to the stomata structure. So stomata are the small bean shaped openings on the leaves, and guard cells help the stomata for performing their functions. So basically यहाँ पर ये इसका जो main important function है वो है exchange of gases, और guard cells उनको help करते हैं, right? And there are some subsidiary cells also which protect the guard cells. So इससे related भी question आपको board exam में आया हुआ है, अभी discuss करते हैं. Now NCERT chapter end questions. The xylem in plants are responsible for transport of water, transport of food, transport of amino acids, or transport of oxygen. So we have seen that xylem is involved in the transportation of water and minerals from roots to leaves. So the correct answer is transport of water. What are the differences between the transport of minerals in xylem and phloem? तो basically यहाँ पर आपको indirectly आपसे पूछे गए हैं differences xylem और phloem में, तो ये भी हम लोग अभी cover कर चुके हैं. Now see some other questions from board exams. What is transpiration? Let's list two functions. This we have already covered. What is translocation or transportation in plants? We have already covered. Why is it essential for plants? To supply the food materials or water and minerals from one part of the plant to another. Next question. Where do substances in plants reach as a result of translocation? So as a result of translocation, first the water and minerals, they are transported in the leaves, and later the prepared food from leaves they transport in the entire part of the plant through translocation. Number 7, a student is observing some temporary mount of a leaf peel under a microscope. Draw a labeled diagram of the structure of stomata as seen under the microscope. So this is the structure of stomata जो आपको इस आंसर में draw करना है. So this was all about the transportation in plants and animals. So if you like my video, please hit the like button, subscribe my channel, share among your friends. Thank you so much for watching.